Assalamu alaikum everyone. So we are back with another video that is about the physiology practical of newborn chamber. हमने अभी तक बहुत सारे प्रैक्टिकल्स को डिस्कस किया। हमने हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन की, हेमाटोक्रिट की, देन हमने ईएसआर कैलकुलेट किया। तो अब जो ये वाली स्किल लैब है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जब भी मतलब हमारी 3-4 लैब के ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं, जैसे आरबीसीज को काउंट करना, डब्ल्यूबीसीज को काउंट करना, प्लेटलेट्स को काउंट करना, उन सब के लिए हमें न्यूबॉर्स चैम्बर चाहिए होता है। तो अगर आपको न्यूबॉर्स चैम्बर समझ आ गई तो आपको अगली 3 स्किल्स बहुत इजीली समझ आ जाएंगी, ठीक है। और आई होप कि मैं आपको इजीली ये चीज़ समझा सकूंगी। इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो न्यूबॉर्स चैम्बर एक ऐसा चैम्बर है जिसके ऊपर एक इस तरह का ग्रिड या ग्राफ पड़ा हुआ होता है कि उसके अंदर हम काउंट कर सकते हैं कि हमारे ब्लड में कितने रेड ब्लड सेल्स हैं, कितने वाइट ब्लड सेल्स हैं, कितने प्लेटलेट्स हैं। मतलब इतनी माइन्यूट ब्लड की एक इतनी छोटी सी चीज को भी हम काउंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूबॉर्न चैम्बर। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए? हमें हीमोसाइटोमीटर चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए और कवर स्लिप चाहिए। अब जो हीमोसाइटोमीटर है, इसका मतलब है हीमो मीन ब्लड, साइटो मीन सेल एंड मीटर मीन मेजरमेंट, ठीक है, ब्लड सेल की मेजरमेंट करने के लिए। अब ब्लड सेल की मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास एक पूरा पैक है, उस पैक के अंदर डिफरेंट चीजें हैं, वो हम अभी देखते हैं। ओके, सो हीमोसाइटोमीटर ये एक इस तरह की ज्योमेट्री बॉक्स आप कह सकते हैं, जिस तरह का हमारा मैथमेटिक्स से ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसमें डिफरेंट स्केल्स होते हैं, डिफरेंट कंपासेस होते हैं, ठीक है। इसी तरह हीमोसाइटोमीटर के अंदर भी डिफरेंट चीजें होती हैं। अब क्या क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास न्यूबर्ट स्लाइड होती है। ये आपके पास है न्यूबर्ट स्लाइड, ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे। इसके अलावा हमें कवर स्लिप चाहिए, ये आपकी छोटी सी ट्रांसपेरेंट कवर स्लिप है। देन आरबीसी पिपेट चाहिए होती है हमें, और वाइट ब्लड सेल पिपेट चाहिए। अब ये हमारे पास वाइट ब्लड सेल की पिपेट है और ये आरबीसी पिपेट है। इन दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस है, जो कि आपको मैं इस वीडियो के एंड पे बताऊंगी। सो लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट थिंग कि न्यूबॉर्न स्लाइड क्या होती है। अब हमारे पास न्यूबॉर्न स्लाइड मैं आपको दिखा के समझाती हूँ। ये होती है हमारे पास न्यूबॉर्न स्लाइड। अब न्यूबॉर्न स्लाइड क्या होती है कि इसके ऊपर एक एच शेप का हमारे पास ग्रूव होता है, ठीक है, एच शेप का हमारे पास ग्रूव होता है। और उसके उसके ऊपर हमारे पास स्केल होते हैं, ठीक है। ये एच शेप का ग्रूव था हमारे पास, और इसके ऊपर ये स्केल है, ठीक है। और इस स्केल की डेप्थ हमेशा 1/10 होती है, ठीक है। आपने हर प्रैक्टिकल के लिए याद रखना है, हर प्रैक्टिकल में ये यूज होगा न्यूबॉर्न चैम्बर से रिलेटेड, हर ब्लड सेल की काउंटिंग से रिलेटेड। आपने डेप्थ ऑफ स्केल 1/10 मिलीमीटर, इसको आप अभी रट लें, ये सेम रहेगी हमेशा। ओके, सो मैंने क्या बताया, न्यूबॉर्न चैम्बर में हमारे पास एच शेप ग्रूव होते हैं जिसके साइडों पे स्केल्स पड़े हुए होते हैं, और उनकी डेप्थ जो है वो 1/10 या फिर 0.1 मिलीमीटर होती है। अब हमारे पास ये जो चैम्बर है, ये न्यूबॉर्न चैम्बर, ये इसको कहते हैं, ठीक है। ये पूरा न्यूबॉर्न हीमोसाइटोमीटर था, उसके ऊपर एच शेप है। अब उसके ऊपर जो ग्राफ है यहाँ पे, जिसको हम न्यूबॉर्न चैम्बर कहते हैं, अब उसको हमने करीब से देखा। ये ग्राफ इस तरह का ग्राफ होता है। अब इस ग्राफ में क्या क्या चीज आपको नजर आती है? इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इस ग्राफ की टोटल लेंथ 3 मिलीमीटर और टोटल विड्थ भी 3 मिलीमीटर होती है, ठीक है। 3 मिलीमीटर विड्थ और 3 मिलीमीटर लेंथ। अब इसको फर्दर स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब इसको आपने देखा 9 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। एक बिग ब्लॉक को हमने 9 स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, और हर स्मॉल ब्लॉक की ब्रेथ और लेंथ 1 मिलीमीटर है, ठीक है। ये बात आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गई। टोटल 3 मिलीमीटर का था, उसको हमने 9 फर्दर डिविजन की, ईच डिवीजन 1 मिलीमीटर। ओके, ओके। अब उसके बाद क्या किया हमने? अब ये जो हमारे पास चैम्बर था जिसका 1 मिलीमीटर, हमने जिसकी फर्दर 9 डिविजन की। अब इन 9 डिविजन्स के जो 4 पेरिफेरल पार्ट्स है ना, 1, देन ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3, और ये है हमारे पास 4, जो 4 इसके कॉर्नर्स हैं, उनमें जो स्क्वेयर्स हैं, ठीक है, वो हम यूज करते हैं डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग के लिए, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल की काउंटिंग के लिए हम न्यूबॉर्न चैम्बर के 4 कॉर्नर्स के स्क्वेयर्स यूज करते हैं, ठीक हो गया। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने पहले इसको पूरे 1 ब्लॉक को हमने 9 ब्लॉक्स में डिवाइड किया। अब उसका जो 4 कॉर्नर्स वाले ब्लॉक हैं, उनको हमने फर्दर 4 लाइंस लगा के 16 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। बात समझ आ गई आपको? इस ब्लॉक से देखिए आप, ये हमारे पास टोटल एक 1 ब्लॉक था, उसको हमने 9 फर्दर ब्लॉक्स में डिवाइड किया। अब उसका जो एक ब्लॉक था 1 मिलीमीटर वाला, उसको हमने फर्दर 16 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया।
बात समझ आ गई आपको? और जब हम ये 16 ब्लॉक में डिवाइड करेंगे, इसके जो 4 कॉर्नर्स वाले 16 ब्लॉक्स हैं, ये हम व्हाइट ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए यूज करते हैं। ये बात आप लोगों को समझ आ गई है? और अगर आप ये देखें तो ये व्हाइट ब्लड सेल काउंट करने के लिए टोटल हमें कितने स्मॉल स्क्वायर्स मिले? 16 स्क्वायर इस ब्लॉक के, 16 इस ब्लॉक के, 16 इस ब्लॉक के और 16 इस ब्लॉक के, मतलब कि टोटल 64 स्मॉल स्क्वायर्स हमारे पास जो है वो व्हाइट ब्लड सेल की काउंटिंग के लिए यूज होते हैं। अब आ जाते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के लिए। अभी हमने बात कर ली, ये हमारे पास जो 4 कॉर्नर्स वाले हैं, ये हमारे पास हमने यूज कर लिया व्हाइट ब्लड सेल की काउंटिंग के लिए। अब क्या होता है कि हमारे पास जो सेंटर वाला स्क्वायर है, ठीक है, इसको हमने 5 फर्दर लाइंस लगानी है, ठीक है। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, 4 और ये 5, ठीक है, मतलब 5 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5, 4 लाइंस लगा के 5 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। इन जो कॉर्नर्स वाले थे इनको हमने 4 डिविजन्स में किया था, लेकिन सेंटर वाले को हमने 5 डिविजन्स में करना है। इट मींस 5 इसकी ब्रेथ में आ रहे हैं, 5 इसकी लेंथ में आ रहे हैं, टोटल 25 स्क्वायर्स हो गए ये सारे, ठीक है, 25 स्क्वायर्स हो गए। अब ये जो 25 स्क्वायर्स हैं, इनके जो 4 कॉर्नर्स हैं, उधर से हम रेड ब्लड सेल काउंट करते हैं, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है 4 कॉर्नर्स और एक सेंटर। ये बात आप देखें, दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर, और फिर ये सेंटर हमारे पास है। ये हम रेड ब्लड सेल की काउंटिंग के लिए करते हैं। लेकिन अब इसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी है। ये जो आपने एक इसकी डिवीजन है, ये एक स्मॉल ब्लॉक है, इसको भी हमने फर्दर 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करके 16 डिविजन्स बनानी है। अगर मैं आपको इसको जूम इन करके दिखाऊं, तो ये जो हमारे पास एक ब्लॉक था, उसको हमने दोबारा से 16 डिविजन्स में डिवाइड किया। ठीक हो गया? तो अगर कोई आपसे पूछे कि रेड ब्लड सेल की काउंटिंग के लिए किस तरह ब्लॉक्स की डिवीजन होती है, तो आपने बताना एक बड़ा ब्लॉक था, उसको हमने 9 ब्लॉक्स में डिवाइड किया। फिर उसका जो सेंटर ब्लॉक था, उसको हमने फर्दर 25 छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड किया। फिर उन 25 ब्लॉक्स में से जो एक ब्लॉक है, उसको हमने दोबारा से 16 ब्लॉक्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो जब हमने 16 ब्लॉक में डिवाइड किया, तो इसका जो ये एक 16 ब्लॉक वाला कॉर्नर, ये 16 ब्लॉक वाला कॉर्नर, ये 16 ब्लॉक वाला कॉर्नर, ये 16 ब्लॉक वाला कॉर्नर और ये 16 ब्लॉक वाला सेंटर, ये 5 जगह हम यूज करते हैं आरबीसी की काउंटिंग के लिए। बात समझ आ गई आपको? हमने व्हाइट ब्लड सेल की काउंटिंग के लिए पेरिफेरल 4 कॉर्नर्स यूज किए और रेड ब्लड सेल की काउंटिंग के लिए सेंटर के 4 कॉर्नर्स और एक सेंटर जो है वो हमने रेड ब्लड सेल की काउंटिंग के लिए निकाल लिया। अब जो हमारे पास बाकी का जितना भी इस सेंट्रल ब्लॉक के जो बाकी के जितने भी स्क्वायर्स बच गए हैं, उन सब में हम प्लेटलेट्स की काउंटिंग करते हैं। समझ आ गई? हमने 3 चीजों की काउंटिंग करनी होती है। व्हाइट ब्लड सेल कॉर्नर पे आगे, रेड ब्लड सेल सेंटर वाले में, सेंटर के कॉर्नर और सेंटर में आगे, और बाकी सारी जगह जो सेंटर ब्लॉक की है वो हम प्लेटलेट्स काउंट के लिए यूज करते हैं। ओके, अब मैं आपको मजे की बात बताती हूँ। इसमें आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आप स्टोरी को स्टार्ट से एक दफा देखें। मैंने आपको बताया था व्हाइट ब्लड सेल वाले को हमने 4 डिविजन्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह इस डायरेक्शन में देखें तो 1 2 3 4, इसको हमने 4 में डिवाइड किया था। लेकिन जो हमारा सेंटर था उसको हमने 5 में डिवाइड किया था, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह 1 2 3 4 5। इट मीन्स कि रेड ब्लड सेल वाला 5 में डिवाइड हुआ है, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल वाला 4 में डिवाइड हुआ है। अब इसको आप देखें, व्हाइट ब्लड सेल वाला 4 में डिवाइड हुआ था, तो इट मीन्स इसका 1 स्मॉल स्क्वायर 1/4 है। लेंथ भी उसकी और विड्थ भी उसकी 1/4 है। और डेप्थ जो है वो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया, डेप्थ हमेशा सेम रहेगी जो कि 1/10 है। तो टोटल वॉल्यूम अगर आपने काउंट करना है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, तो आपके पास आ जाएगी 1/160 मिलीमीटर क्यूब। ये बात समझ आ गई? अब मैंने बोला था कि रेड ब्लड सेल के हम 5, रेड ब्लड सेल का जो सेंटर है, सेंटर स्क्वायर को हमने 5 डिवीजन्स में डिवाइड किया था, तो उसकी लेंथ भी 1/5 होगी और उस एक सिंगल ब्लॉक की विड्थ भी 1/5 होगी, ठीक है। लेकिन डेप्थ तो सेम है, तो हम जब लेंथ ब्रेथ और विड्थ, लेंथ विड्थ और डेप्थ को जब हम काउंट करेंगे, तो हमारे पास 1/250 मिलीमीटर क्यूब आ जाएगा रेड ब्लड सेल के लिए। लेकिन जो हमारे प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स के लिए हमारे पास क्या था? प्लेटलेट्स के लिए हमारा स्मॉल स्क्वायर 1/5 इंटू 1/4, क्योंकि प्लेटलेट्स के लिए हमने, आप यहाँ पे अगर देखें तो प्लेटलेट्स के लिए हमने जो एक फर्दर एक इसको पहले 5 में डिवाइड किया, सॉरी, उसको हमने फर्दर आगे 4 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल दोनों के लिए
मैंने रेड ब्लड सेल के जैसे आपको यहाँ पे काउंट करके बता दिया कि हमने 1/5 में डिवाइड किया था, तो ये 1/250 बन गया। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हमने 1/5 में डिवाइड किया, अब उस 1/5 वाला एक कॉर्नर को हमने दोबारा से 4 डिवीजन में डिवाइड किया था। तो इसका मतलब है कि इस एक छोटे ब्लॉक की, ये जो इधर ये छोटा ब्लॉक है, बिल्कुल यहाँ पे ये जो एक ब्लॉक है, इसको अगर मैंने काउंट करना है तो मैंने 1/5 को भी अपनी ध्यान में रखना है और 1/4 को भी ध्यान में रखना है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4, मतलब कि अगर बिल्कुल स्मॉल स्केयर वाले को आप कर रहे हैं तो आपने 1/5 मल्टीप्लाई 1/4 यानी कि 1/20 काउंट करना है। अगर उससे एक लेवल बड़े वाले स्केयर को आप काउंट करें तब आप 1/5 यूज करेंगे। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास लेंथ भी वो आ गई, ब्रेथ भी वो आ गई, विड्थ भी हमारे पास ये है, और टोटल हमारे पास 1/4000 जो है मिलीमीटर क्यूब आ जाएगा। इट मीन्स ये जो मैंने अभी सारी बातें की हैं, इट मीन्स कि ये जो हमारे वाइट ब्लड सेल का जो एक स्क्वायर है ना, ये 1/60 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम को शो कर रहा है। जो हमारा रेड ब्लड सेल का एक स्क्वायर है, ये 1/250 मिलीमीटर क्यूब को शो कर रहा है। लेकिन इसका जो आगे फर्दर स्मॉल ब्लॉक है ना, ये हमारे पास 1/4000 मिलीमीटर क्यूब को शेयर करें, शो करें। ठीक है। अब इसके अंदर ये जो हमारे ब्लॉक्स मैंने आपको बताए ना, सारे ये ब्लॉक्स, इसकी पूरी स्टोरी समझने का मकसद ये है कि हमारे पास इस तरह के, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में इन ब्लॉक्स को करीब से देखते हैं ना, जब इसके ऊपर हम ब्लड डालते हैं और फिर हम इनको गौर से देखते हैं, तो हमें ये नजर आता है उसके ऊपर इस तरह के सेल्स पड़े होते हैं और हमने उन सेल्स को काउंट करना होता है। तो जितने भी सेल्स हमारे पास काउंटिंग में आ जाएंगे, हमें पता चल जाएगा इतने वॉल्यूम ऑफ ब्लड में इतने हमारे पास सेल्स पड़े हुए हैं। ठीक है। लेकिन उन सेल्स को काउंट करने का एक रूल है। वो रूल ये है कि आप ये ना हो कि एक सेल डबल डबल काउंट हो जाए। तो इस चीज से बचने के लिए हमने एक काउंटिंग रूल बना दिया। वो रूल ये है कि आप जब भी काउंटिंग कर रहे होंगे तो आपने दरमियान वाला पूरा जो स्क्वायर है उसमें तो आपने काउंटिंग कर ली। लेकिन फिर अगर ये कुछ सेल्स हैं, जैसे वो बाउंड्री पे हैं, वो उस साइड पे भी हैं, इस साइड पे भी हैं, तो अब इसको कैसे काउंट करना है? तो इसको काउंट करने का तरीका ये है कि आपने टॉप और हमारे पास जो लेफ्ट साइड है, वो हर ब्लॉक की काउंट करनी है। लेकिन आपने उसकी राइट साइड और बॉटम साइड पे जो सेल्स पड़े हुए हैं उनको काउंट नहीं करना। तो फिर आप जब नेक्स्ट ब्लॉक काउंट कर रहे होंगे तो वो उस जगह पे काउंट हो जाएंगे। ठीक है। तो आपने टॉप और लेफ्ट साइड जो है उसके काउंट करने हैं, और राइट साइड और बॉटम के आपने सेल्स काउंट नहीं करने। आपके पास जो ऑस्पी में या प्रैक्टिकल लैब में जो आपके पास काउंटिंग आएगी ना, वो इसी तरह आपको पिक्चर दिखाई जाएगी और उसमें इस तरह आपके पास सेल्स पड़े होंगे और आपने काउंट करके बताना होगा कि टोटल कितने सेल्स पड़े हुए हैं। और वो आगे डिटेल है, फिर रेड ब्लड सेल कैसे काउंट करने हैं, व्हाइट ब्लड सेल कैसे काउंट करनी है, क्या कैलकुलेशंस करनी है, वो आगे मैं 1 बाय 1 सबके लिए अलग वीडियोस भी बनाऊंगी। ओके। अब मैंने शुरू में आपको एक बात बताई थी कि हमारे रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल की पिपेट डिफरेंट होती है। अब वो डिफरेंस क्या है कि रेड ब्लड सेल की पिपेट जो है उसके पीछे रेड बीड लगा होता है और व्हाइट ब्लड सेल की व्हाइट बीड लगा होता है, ताकि हमें डिफरेंस पता चले। लेकिन कभी कभी ये भी ना हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो पिपेट का बल्ब का साइज है, जैसे ये पिपेट का बल्ब का साइज है, रेड ब्लड सेल की पिपेट का बल्ब जो है ना वो थोड़ा बड़े साइज का होता है एज कम्पेयर टू व्हाइट ब्लड सेल, क्योंकि आपको पता है रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी में ज्यादा होते हैं। हाँ, उनका नंबर ज्यादा है, तो उसके लिए हमें बड़ी पिपेट चाहिए होती है। व्हाइट ब्लड सेल छोटी पिपेट में भी काम चल जाता है। इसके अलावा जो हमारी रेड ब्लड सेल की मार्किंग होती है वो 101 तक होती है, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल की सिर्फ 11 तक होती है। और बाकी मैंने आपको ल्यूमेन का साइज भी बता दिया। जो रेड ब्लड सेल है उसका ल्यूमेन स्मॉल होता है। ठीक है। रेड ब्लड सेल का ल्यूमेन स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू द बल्ब, लेकिन वाइट ब्लड सेल का ल्यूमेन लार्ज होगा एज कम्पेयर टू द उसका बल्ब। ओके। सो ये है हमारे पास वाइट ब्लड सेल की पिपेट जो कि स्मॉल बल्ब वाली है, जो कि लार्ज बल्ब वाली है। ये लार्ज बल्ब है, ये स्मॉल बल्ब है हमारे पास, ये वाइट ब्लड सेल का। ठीक है। आप बल्ब को कंपेयर कर लें। और या तो पीछे हमारे पास इस तरह का लगा होता है, वाइट के साथ वाइट और रेड के साथ रेड, लेकिन अगर ना लगा हो तो आपको आगे बल्ब का साइज देख के पता चल जाना चाहिए। और स्केल के ऊपर रीडिंग भी डिफरेंट होती है। ओके। अच्छा, उसके बाद अब आती है बात एट द एंड डाइल्यूशन फैक्टर पे। हमें ना जब भी हम वो करते हैं ना, ब्लड लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किस तरह ये ब्लड लेना होता है, मैं अभी सॉरी यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाती हूँ। हमने प्रिक करके ब्लड निकालना होता है और ब्लड इस पिपेट में फिल करना होता है। थोड़ा सा ब्लड फिल करना होता है और थोड़ा सा इसके अंदर फ्लूइड डालना होता है। अब वो जितना वो फ्लूइड डालते हैं ना, उसका काम ये होता है कि जो हमने ब्लड डाला है उसको डाइल्यूट कर दे। ठीक है। तो जितनी अमाउंट ऑफ फ्लूइड हम डाल रहे हैं वो उसका डाइल्यूशन फैक्टर है। अब वो कैसे काउंट करते हैं? वो रेड ब्लड सेल का डिफरेंट है, व्हाइट ब्लड सेल का डिफरेंट है, प्लेटलेट्स का डिफरेंट है। वो किस तरह करते हैं कि हमने जो इस ट्यूब में ब्लड डालना है वो 0.5 ब्लड लेना है हमने इस ट्यूब के अंदर। ठीक है। 0.5 ब्लड ले लिया, लेकिन फ्लूइड हमने कितना पीछे तक लेना है? 101 तक की रीडिंग का हमने फ्लूइड ले लेना है। फिर उसमें से वन रीडिंग हमने डिस्कार्ड कर देनी है। ठीक है।
हमने टोटल कितना लिया, हमने टोटल 0.5 ब्लड लिया, फ्लूइड हमने 101 लिया, और फिर 1 मिलीमीटर हमने डिस्कार्ड कर दिया। वो क्यों डिस्कार्ड किया, कि उसमें कोई कॉन्टेमिनेशन हो सकती है या बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी आ सकता है या कुछ इस तरह का मसला हो, तो हमने 1 डिस्कार्ड कर दिया। अब पीछे कितना रिमेनिंग फ्लूइड रह गया, 101 में से 1 डिस्कार्ड कर दिया तो कॉमन सेंस 100 रह गया, जाहिर सी बात है। अब 100 क्या बच गया हमारे पास फ्लूइड, और उसके अंदर ब्लड कितना है 0.5। इट मीन्स कि 0.5 ब्लड अगर 100 फ्लूइड में है, तो 1 अगर ब्लड हो तो फ्लूइड कितना होगा, डबल डबल कर दो, 0.5 को डबल किया 1, 100 को डबल किया तो 200। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारे पास 1 मिलीमीटर ब्लड के अंदर 200 डाइल्यूशन फैक्टर है। ठीक हो गया। इसी तरह जो हमारे पास ये देखिए, अब आप इसमें ये ट्यूब है, इसके अंदर ब्लड लिया, और इसी तरह फिर इसके अंदर इस तरह देखिए, पहले ब्लड लेते हैं, इसी तरह फिर हम इसके अंदर 0.5 मार्किंग तक ब्लड हो गया, और फिर फ्लूइड डालते हैं इसके अंदर और उनको मिक्स कर देते हैं। इस बल्ब के अंदर इस सारी चीज़ की मिक्सिंग हो रही होती है। और फिर जब वाइट ब्लड सेल का, ये मैं डाइल्यूशन फैक्टर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आखिर में एक फार्मूला होता है जिसके अंदर हमने चीज़ें डालनी होती हैं, डाइल्यूशन फैक्टर भी उसमें हमें बताना होता है। तो आरबीसी का डाइल्यूशन फैक्टर कितना होता है 200, लेकिन वाइट ब्लड सेल का डाइल्यूशन फैक्टर 20 होता है, क्योंकि इसमें 0.5 पार्ट ऑफ ब्लड में 10 पार्ट्स ऑफ फ्लूइड डलते हैं। इट मीन्स कि 1 पार्ट ऑफ ब्लड में 20 डले, डबल डबल कर दिया तो वाइट ब्लड सेल का डाइल्यूशन फैक्टर 20 होता है। लेकिन प्लेटलेट्स के 1 पार्ट 100 में डाइल्यूट होता है, तो इसलिए इसका डाइल्यूशन फैक्टर 100 है। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट डाइल्यूशन फैक्टर्स। अब हमने डाइल्यूशन फैक्टर्स भी हमें स्टडी कर लिए कि किस किस तरह के होते हैं, न्यूबर्स चैम्बर भी स्टडी कर लिया, और हमें ये भी पता चल गया कि हमने ब्लड और डाइल्यूशन फैक्टर को मिक्स करके, सॉरी डाइल्यूशन फ्लूइड को मिक्स करके हमने उस न्यूबर चैम्बर के ऊपर वो ब्लड डालना है, और वो ब्लड उसके डिफरेंट ब्लॉक्स में चला जाएगा। लेकिन आपने देखा कि न्यूबर चैम्बर तो इतना बारीक है, उसके अंदर हमें नज़र कैसे आ सकते हैं, तो हमें चाहिए एक माइक्रोस्कोप वो देखने के लिए। ठीक है, अब इनकी इतने छोटे छोटे ब्लॉक्स में हमें नजर तो नहीं आ सकता कि कितने रेड ब्लड सेल हैं, तो हमें उसके लिए चाहिए माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप डिफरेंट डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर के भी हैं, 40 भी 4 भी यूज कर सकते हैं, 10 भी और 40 भी। क्या डिफरेंस है, ये इस तरह के हमारे पास, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये इस तरह के सेल्स हमने काउंट करने होते हैं। अब ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह की पिक्चर पड़ी होगी, और आपने काउंट करके बताना है कि ये 6 हमारे पास सेल्स हैं। और ये आपको कैसे पता चलेगा, अगर इन ब्लॉक्स में सेल्स हैं तो इट मीन कि ये वाइट ब्लड सेल हैं। अगर सेंटर में सेंट्रल ब्लॉक के कॉर्नर्स और मिड वाले में है तो इट मीन्स कि ये रेड ब्लड सेल है, और अगर बाकी की सारी जगह पे तो इट मीन प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, अगर आप उसको 4x मैग्निफिकेशन देखेंगे तो इस तरह का नजर आएगा, लेकिन ये क्यों, चूंकि हमें बहुत ही कम नजर आ रहा है तो हम इसको जरा और मैग्नीफाई कर देते हैं, तो ये थोड़ा 10x की मैग्निफिकेशन पे हो गया। लेकिन अगर आपने इसको और भी डिटेल से देखना है तो आप इसको 40x पे करें, और बिल्कुल करीब से एक ब्लॉक के अंदर आप इजीली आप ये रेड ब्लड सेल काउंट करके बता सकते हैं कि एक ब्लॉक के अंदर कितने सेल्स हैं। तो ये था हमारे पास डिफरेंट न्यूबॉर्न चैम्बर की थोड़ी थोड़ी मैंने आपको टेक्निक सिखा दी है। अब हम नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें वन बाय वन पहले हम रेड ब्लड सेल को पकड़ेंगे और उसको पूरा प्रोसेस के अंदर डालेंगे, और एट द एंड काउंट करके बताएंगे कि इतने रेड ब्लड सेल हैं। फिर इसी तरह WBC, इसी तरह प्लेटलेट्स। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको वो भी एक एक करके जो है एक्सप्लेन करूंगी। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। ये थोड़ी सी लेंथी वीडियो है, लेकिन न्यूबॉर्न चैम्बर अगर आपको समझ आ गया ना, यू आर बिहाइंड जो भी आपका मेंटल लेवल है ना, बहुत ही आला लेवल पे। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ सारी समझ आ गई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।